नमस्कार दोस्तों। वो लेखक भी हैं, वक्ता भी हैं, अभिवक्ता भी हैं। ये हमारे पड़ोसी भी रहे हैं। नाम है उत्तम दीक्षित। दोस्तों, 42 साल बाद उन लम्हों को याद करके शब्दों में पिरोया है उन्होंने। और मैं अगर अपने मित्रों से इसका जिक्र ना करूं तो शायद ये गलत होगा। उन्होंने अपनी आपबीती के द्वारा बताया, उनके शब्दों को लेकर मैं हाजिर हूं। मैं बैतूल जिले का निवासी। यहाँ का माहौल बड़ा शांत रहता है। केवल हम लोग किस्से कहानियाँ पेपर और फिल्मों में डकैतों के बारे में पढ़ते रहते थे। जब मैं अपनी पत्नी को देखने विष्णुजी देवी इलाके में गुना गया हुआ था। मेरे ससुर जिला शिक्षा अधिकारी गुना में थे। शादी की बात तय हो गई, सगाई हो गई, शादी की डेट भी तय हो गई। फिर कुछ महीने बाद उन्होंने बताया कि उनके पिता बीमार हैं, वृद्ध हैं और हम लोग अपने घर से जालौन से शादी करना चाहते हैं। हम लोग जानते थे कि जालौन जिला डकैतों का गढ़ माना जाता है। उस जमाने के कुख्यात डकैत मान सिंह, मलखान सिंह और सबसे ज़्यादा आतंक फूलन देवी का है। मेरे कई रिश्तेदारों ने भी बताया कि उस इलाके में बारात लेकर जाना बहुत मुश्किल है और कई बार बारात लूट ली जाती है, अपहरण कर लिया जाता है दूल्हे और बारातियों का, और फिर पैसों की फिरौती मांगी जाती है। हम लोगों ने अपने ससुर से बात की, बताया कि हम लोग बारात लेकर जालौन आने में असमर्थ हैं। उन्होंने बताया कि वे जालौन से ही शादी करना चाहते हैं। हमारे एक परिचित चिरवारी अम्मा साहब उसी जिले के रामपुरा के निवासी थे। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की शादी में जाकर हमारी बारात के साथ जाने की मंजूरी दे दी। फिर मेरे ससुर ने बताया कि उरई रेलवे स्टेशन पर बारात के उतरते ही 4 बंदूकधारी आपकी बारात के साथ रहेंगे पूरे समय, और बारात के विदा होने तक आपके साथ ही रहा करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। बड़ी मजबूरी में हम लोग शादी करने के लिए तैयार हुए। हम लोगों ने रिजर्वेशन भी करा रखा था, पर हमारे कई बाराती उनके परिवार वालों की जिद के कारण बैतूल स्टेशन पर पहुंच ही नहीं पाए और हम कुछ चंद लोग ही सिमट कर रह गए। 25 लोगों का रिजर्वेशन खाली चला गया। 13 मई 1981 की सुबह हम लोग उरई रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां पर 4 बंदूकधारी हमारी सुरक्षा में लगाए गए थे। उरई से हम लोगों को बस द्वारा जालौन लाया गया और एक स्कूल में बारात को ठहरा दिया गया। वह इलाका बुंदेलखंड में आता है। वहाँ की बोली वास्तव में बुंदेलखंड की पेवर बोली है। मैंने घड़ी में देखा 10:11 बज रहे थे। भयंकर गर्मी बढ़ चली थी। सड़कों पर ऐसा लग रहा था जैसे लू चल रही है। अधिकतर लोग, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, डकैतों की तरह मुंह पर कपड़ा बांधे हुए दिख रहे थे। वहाँ की बोली भी समझ में नहीं आ रही थी। जो नाई हम लोगों की दाढ़ी कटिंग बनाने आया था, वह भी चटकारे ले लेकर फूलन देवी के बारे में और डकैतों के बारे में बता रहा था। किस तरह वहाँ पर अपहरण कर फिरौती को वसूल करते हैं डाकू लोग। बाजार में निकलने पर देखा तो अधिकतर लोग बंदूकें भी रखे हुए हैं। एक बाराती ने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या यह बंदूक भरी हुई है, तो जवाब में उस बंदे ने तुरंत बंदूक की गोली निकाल कर दिखा दी। बोला, हम लोगों की बंदूक हमेशा भरी रहती है। यहाँ जालौन में उस दिन जो समाचार पत्र आया था उसमें एक बड़ी खबर छपी हुई थी। इटावा के पास के एक गांव में जब बारात निकली तो डकैतों ने बारात पर हवाई फायर कर हमला कर दिया और बाद में दूल्हे का अपहरण कर लिया। सब बाराती समाचार को पढ़कर और डर गए। दिन भर कई जगह से डकैतों के बारे में तरह तरह की अलग अलग जानकारियां आ रही थी। खैर, किसी तरह बारात निकली और जालौन के मुख्य बाजार में पहुंची। आमतौर पर बाजे गाजे लाइटिंग धूमधाम के साथ बारात निकल रही थी। मैं दूल्हा बनकर घोड़े पर बैठा हुआ था। मेरे रिश्तेदार, बंधु बांधव, दोस्त यार सब बाराती बने हुए थे कि अचानक से मशीन गन चलने की आवाज़ आई और लाइटिंग भी बंद हो गई। सब समझ गए कि डकैतों ने भारत पर हमला कर दिया है और ट्यूबलाइटों को गोलियों से उड़ा दिया गया है। सबसे पहले वह 4 बंदूकधारी जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए थे, वे भाग खड़े हुए। बैंड बजाने वाले धीरे धीरे वहां से भाग खड़े हुए। रिश्तेदार अधिकतर खिसक गए। हमारे बाराती भागकर दुकानों के अंदर घुस गए। मैं जिस घोड़े पर बैठा था उसका मालिक भी छोड़कर भाग गया, परंतु मुझे घुड़सवारी आती थी, इसलिए मैं लगाम पकड़कर खींचकर बैठा हुआ था। इस कारण घोड़ा भाग नहीं पाया। जो बाराती किनारों की दुकान में घुस गए थे वे वहां से मुझे लगातार देख रहे थे।
और देखते ही देखते सारी दुकानों ने अपने शटर गिरा दिए। कुछ ही सेकंडों में पूरा एरिया सुनसान हो गया। मैं अपनी बारात में ठाकुर मेहताब सिंह को लेकर गया था। वे इस घटना के तुरंत बाद मेरे पास आए और बोले, दादा घबराना नहीं, मैं पता करता हूँ बात क्या है। मैंने कहा, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं क्रिमिनल साइड का वकील हूँ। मुझे कई बार चोर, डकैतों, हत्यारों, बलात्कारियों से पाला पड़ता रहता है। करीब 10 मिनट बाद सब लोगों को लगा कि यह बारात पर हमला नहीं था। सब कुछ बाजे वाले, धीरे से बाराती और लाइटिंग सब वापस आया। पता चला कि जनरेटर से मिस फायर कर दिया गया था और डकैतों के इलाके होने के कारण सभी लोग यह समझकर भाग खड़े हुए कि डकैतों ने बारात पर हमला कर दिया है। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे बारात फिर से निकाली गई, परंतु कुछ बाराती उस इलाके की दुकानों में जो छिपे हुए थे वह बाद में लड़की के घर ही डायरेक्ट पहुंचे। उस समय मेरी बारात में डॉक्टर विजय श्रीवास्तव भी गए थे, जिन्हें आज भी पूरी घटना याद है। 42 वर्ष बाद मुझे लगता है कि वह घटना अभी भी मेरी आंखों के सामने हो रही है। मेरी शादी के समय रात को उस इलाके में डकैतों के आतंक के कारण शाम 7 बजे के बाद कोई भी बस, ट्रक, वाहन सड़क पर नहीं चला करते थे। कई बार मेरे साले वगैरह इस बात को लेकर हंसी उड़ाते थे कि जीजा जी की बारात भाग खड़ी हुई थी। फूलन देवी के इलाके से अपनी पत्नी आशा को विदा करा कर लाना शायद एवरेस्ट की चढ़ाई से कठिन कार्य था। आप सबके आशीर्वाद से विवाहित जीवन के आज 42 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अब चंबल के बीहड़ों में डकैत नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, ये आप बीती बताई हमारे ही एडवोकेट उत्तम दीक्षित साहब ने। और दोस्तों, जहां हिम्मत होती है ना, वहां पर रास्ता भी निकल आता है। एक समय था जब डकैतों का जमाना था। चंबल का एरिया विख्यात था, कुख्यात था डकैतों के मामले में। आज शांति है। दोस्तों, समय परिवर्तनशील होता है। आज जो हालात हैं जरूरी नहीं कि वो कल भी हो। सुधार आता है व्यवस्थाओं में, विचारों में। समय बदलता है, परिवर्तन होता है। हमें किस मार्ग पर चलना है, हमें क्या करना है, हमें प्रगति करनी है, हमें बिखराव करना है, या हम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हमें सोचना है। दोस्तों, आपको ये रचना कैसी लगी जरूर अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। और हमारे नए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।